Hello, my dear students. Welcome to another video of Total English. Today is day 2 of EPS. EPS that is Exam Practice Series. जी हाँ, एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज़ के तहत हम लोग इंग्लिश और एसएसटी के डिफरेंट चैप्टर्स जो कि आपके सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं. सो आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू कंप्लीट द चैप्टर बाय योर सेल्फ. अपने आप पहले खुद से आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और रिवीजन के पर्पज़ से आप इस वीडियो को देखें. और एक विशेष बात यह है कि जो भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, आई सजेस्ट यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दैट आपने कितना पढ़ा है, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड. सो फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ ऑल्सो गुड. चलिए, आज का चैप्टर है इंग्लिश का डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द ग्रेट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज़ अ नेचर पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है. अगर आपने वो नहीं पढ़ा है सो नो नीड टू वरी, आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पर एक वीडियो है जो कि इसी चैनल में है. आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा. सो पहले उसे देख लें अगर आप पढ़ चुके हैं. सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनका मूड क्या है पोएम के बिगनिंग में, पोएम के शुरुआत में वो किस मूड को लेकर चल रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इन 4 लाइन से पोएट का मूड बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन सेकेंड स्टैंजा में हमें पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं अ चेंज ऑफ मूड हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. मतलब पहले मूड कुछ था, उसमें बदलाव होता है बाद में. ठीक है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट. जो दिन का हिस्सा जो मैंने बर्बाद कर दिया था, ठीक है, जो मैंने बिताया था बर्बाद करके, उसे बदल दिया गया. मतलब पहले वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ही वॉज वेस्टिंग हिज डे. सो लेट अस सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. सैड, हैप्पी, कन्फ्यूज, नन ऑफ द अबव. सो डेफिनेटली द आंसर विल बी सैड. वो खुश नहीं थे. जब हम खुश नहीं रहते हैं, टाइम पास करते हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है जब टाइम वेस्ट हो जाता है दैट वी हैव वेस्टेड द टाइम. सो द सेम थिंग हैपेंड विद द पोएट. सो द आंसर विल बी सैड मूड. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वंस अगेन आई एम टेलिंग, जो भी क्वेश्चन आ रहा है पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर एक्सप्लेनेशन को सुने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री क्या सिम्बोलाइज कर रहे हैं. यहाँ पर सिम्बॉल्स का यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो कि लिखते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन उनके डीप मीनिंग होते हैं. डीप मीनिंग होते हैं तो उसमें सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं. दिखने में लगता है कि कोई क्रो है या कोई ट्री है, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ छुपा होता है. ठीक है. तो हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या अर्थ था. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड मेंशनिंग दीज 2 एलिमेंट्स, क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. क्या चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं. क्या वो लोग सौरों को सिम्बलाइज कर रहे हैं या हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को, डेथ को. तो अगर आपने पोएम को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं. हम लोग इसे इनऑस्पिशियस मानते हैं, जिसे कि अपशगुन भी कहते हैं. तो अपशगुन जो है वो इनऑस्पिशियस है. वो हैप्पीनेस होगा नहीं, सेलिब्रेशन होगा नहीं, डेथ नहीं है, सौरो होगा. ठीक है. सौरो मतलब दुख या कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट लेकर इसे रिलेट किया गया है. सो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री symbolize what? Symbolize sorrow. That is the second question. Let's have a look at the third one. What does dust of snow represent? डस्ट ऑफ स्नो भी है. आप देखिए, मैंने पहले बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर पोएट. ही ऑलवेज टेक्स हेल्प ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स लाइक क्रो. क्रो क्या है? हेमलॉक ट्री, पेड़, ये पक्षी, स्नो, ये सब क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. एंड बिकॉज ही इज़ अ नेचर पोएट, वो नेचर के एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं. इवन इन द नेक्स्ट पोएम दैट यू विल रीड, दैट इज़ फायर एंड आइस, वहाँ पर भी आपको दिखेगा, जिसे हम लोग आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट. डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव. देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट. डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे पिछला क्वेश्चन था किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही वैसा ही क्वेश्चन है. मतलब उसका अर्थ क्या है. ठीक है. तो इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि डस्ट क्यों कहा गया स्नो को. ठीक है, कि स्नो का डस्ट क्यों कहा गया. तो स्नो का डस्ट इसलिए कहा गया, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता तब आप भले इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे
पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको डस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, क्योंकि इसमें पोएट ने ऐसा बताया है, देखिए पोएम में, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो उनके ऊपर गिरा इससे उनका मूड चेंज हो गया और वो अच्छा हो गया मूड उनका, ठीक है। तो इसलिए इसे ऐसा माना गया है कि ये नेचर का एक एलिमेंट है जो कि हील करता है, जो कि ठीक कर देता है। यहाँ पर किसे ठीक किया है, यहाँ पर पोएट को ठीक किया है, पोएट के मूड को ठीक किया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस। देखिए पोएटिक डिवाइस हो चाहे राइम स्कीम हो, ये सब पूछे जाते हैं, या फिर वर्ड मीनिंग हो। जितने भी पोएम्स हैं, सबसे पोएम जितने भी हैं उसमें से पोएटिक डिवाइस हो, ठीक है, चाहे वो राइम स्कीम हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हो, इन सबको आप थोड़ा विशेष तौर पे देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इनसे अक्सर पूछे जाते हैं। सो हैज़ गिवन माई हार्ट, पोएटिक डिवाइस कौन सा है इसमें, हैज़ गिवन माई हार्ट। सो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हैज़ हार्ट, देयर इज a repetition of same kind of sound, साउंड ह को रिपीट किया जा रहा है। तो ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज द फीचर ऑफ एलिट्रेशन, द फर्स्ट वन, एलिट्रेशन। देखिए ऐसे तो पोएटिक डिवाइस कई हैं, फिर भी आपको जनरल तौर पे कम से कम 12-15 पोएटिक डिवाइस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि सभी 12-15 को आप एकदम एक एक लाइन करके देखते जाइए, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि द पोएम विच विल कम इन योर एग्जाम, जो पोएम आपका एग्जाम में आएगा उसी का पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा ना, तो सिर्फ उन्हीं पोएम्स को फोकस करें और उनमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है उन्हें सर्च करके उसके मीनिंग को देखें। और वैसे भी जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें तो पोएटिक डिवाइस को डिस्क्राइब मैं करूँगा ही, जो आंसर है उसको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एलिट्रेशन इज द आंसर। एलिट्रेशन में क्या होता है, देयर इज रिपीटेशन ऑफ साउंड, विच काइंड ऑफ साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, एंड वो जो वर्ड होंगे वो लेटर के बिगिनिंग में होंगे, लेटर के बिगिनिंग में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे, जैसे कि एच, यहाँ भी एच, ह, ठीक है। तो ये अगर आपको फीचर कहीं दिखती है तो तब आप एलिट्रेशन पे जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट। देखिए ये क्वेश्चन पूछ ही दिया, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से आ गया कि रूट का मतलब क्या है। ऑफ अ डे आई हैड रूट, ये कौन सा लाइन है, लास्ट लाइन है। ऑफ अ डे आई हैड रूट, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और पोएट के मूड को चेंज करने के बाद उसने पोएट के दिन के बाकी हिस्से को बचा दिया, ठीक है, क्योंकि वो अपने डे को क्या कर रहे थे, रूट कर रहे थे। सो यहाँ पर गेस कीजिए, जब अपने डे को रूट कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, रूइंड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड, कॉन्कर्ड। तो एक पछतावा था उनके अंदर, पछतावे के चलते वो अपने समय को बर्बाद कर रहे थे। सो पछतावे के लिए हम लोग कहते क्या है, रिग्रेट। सो रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, जो उनका दिन था वो रिग्रेट के चलते व्यर्थ हो रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिग्रेट वर्ड को, रिग्रेट ऑप्शन लिखा हुआ है। रूइंड भी काफ़ी हद तक मिलता है, रूइंड का मतलब भी होता है बर्बाद करना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट ज़्यादा क्लोज है टू द मीनिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम में रिग्रेट वर्ड ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू रीड ऑल द ऑप्शंस प्रॉपरली, ट्वाइस थ्राइस, जब तक आपको अच्छे से उसका मीनिंग ना समझ में आए। दैट्स वाई द आंसर विल बी हेल्ड इन रिग्रेट, ऑप्शन बी। अब आ गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम के बारे में भी मैंने बता दिया है कि कोई भी पोएम का राइम स्कीम आप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में भी जो डस्ट ऑफ स्नो का वीडियो है उसमें भी आपको दिखेगा। हालांकि और भी पोएम के वीडियो में भी मैंने ये चीज़ को बता रखा है, सो फॉर दैट यू कैन वॉच इट। फिलहाल हमारे सामने ये क्वेश्चन है, लेट अस चेक द लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम के लाइन्स में आते हैं हम लोग, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एंड वर्ड्स। एंड जो वर्ड हैं उनको ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्रो, क्रो वी राइट द लेटर अल्फ़ाबेट ए, देन स्नो, इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट लाइन, क्रो एंड स्नो। So once again we will repeat the alphabet A, but after crow in the second line you can see there is a different sound, so we will move to the next alphabet, that is after A comes B, so A B A, and then what about the next line, the alternate lines are rhyming, we can see। जो rhyming का मतलब होता है sounding similar, एक जैसे आवाज़ जो आते हैं साउंडिंग सिमिलर, उन्हें हम लोग राइमिंग कहते हैं, ठीक है। तो मी एंड ट्री,
ई दोनों साउंड आ रहे हैं, ई एंड ई, तो बी वहाँ था तो यहाँ पर भी बी होगा। दैट्स सो इस तरह से पहला स्टैंजा के लिए क्या हो गया, ए बी ए बी। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, द सेकंड एंड द लास्ट स्टैंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हार्ट, आर्ट, आर्ट साउंड आ रहा है, क्या ये साउंड यहाँ पर कहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो ये एक नया साउंड है। नया साउंड के लिए नेक्स्ट अल्फाबेट को यूज़ करेंगे, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। हार्ट के बाद है मूड, मूड क्या यहाँ पर कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सो वंस अगेन देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ साउंड, सो यू विल मूव टू द नेक्स्ट अल्फाबेट, यू विल राइट डी हियर। नेक्स्ट इज पार्ट, पार्ट हेयर राइम्स विथ हार्ट, पार्ट एंड हार्ट, सो यहाँ पर सी लिखा था हमने तो इसलिए यहाँ पर भी सी लिखेंगे। एंड अगेन मूड एंड रूड आर सिमिलर, सो डी। सो इन दिस वे ए बी सी डी। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ए बी नहीं, ये तो नहीं है, दिस वन ए बी सी डी, नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप लोग कोई भी पोएम आए तो राइम स्कीम को पता कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि उस वक्त आपके सामने पोएम लिखा हुआ नहीं होगा, पोएम लिखा हुआ तो नहीं रहेगा, यहाँ तो मैंने पोएम लिख दिया है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ होगा, तो इट इज़ बेटर यू रिमेंबर द राइमिंग स्कीम। घर पे ही राइमिंग स्कीम को निकाल के लिख लें एक जगह और उसे दिमाग में रखें ताकि एग्जाम में आए तो बिना निकाले, बिना टाइम वेस्ट किए आप उसको आंसर फटाक से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। सेव्ड सम पार्ट में पोएटिक डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, अगेन वंस अगेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द साउंड स, और वो भी जो वर्ड के बिगिनिंग में है, पहले वाले लेटर में है ना, तो फिर से वही बात हो गई, एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक कोइंसिडेंस था कि दोनों में ऑप्शन में एलिट्रेशन ही आया है, हालांकि कुछ और फिगर ऑफ स्पीच अभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 2-3 है, इंजैम्बमेंट है, एसोनेंस है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो डस्ट ऑफ स्नो वाला चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, आई बटन पे जाके देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें सारे राइमिंग स्कीम का, सॉरी पोएटिक डिवाइस का। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस को कर लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और उस एक क्वेश्चन को करने के साथ साथ हम लोग उसके साथ साथ 3-4 और मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाइए, उसके साथ साथ कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप कितना कुछ सीख पा रहे हैं उसे देखिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं, डे 3 में आपको क्या चाहिए, और फिर हम लोग ऐसे आज इंग्लिश का हो गया तो कोशिश है यही रहेगा कि डे 3 में एसएसटी का एक चैप्टर को उठाया जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम लोग डे 1 में किया था। डे 1 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। डे 1 का वीडियो में मैंने लेटर टू गॉड और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।